पर सातवें चरण के रण में भीषण संग्राम चल रहा है। अंतिम चरण में खुद को बाजीगर साबित करने के लिए एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक हर दल सियासी पैर पैंतरों के हर दाव का इस्तेमाल करने में जुटे हैं। यह अंतिम चरण सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि साख का भी है, और इसमें यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटें हैं तो बिहार की भी वो सभी सीटें हैं जिन पर पिछली बार एनडीए ने बाजी मारी थी। हिमाचल में भी बड़ी चुनौती है तो बंगाल में टीएमसी की साख निशाने पर है, इसलिए हर मोर्चे पर हर प्रतिद्वंदी ताल ठोक रहा है। आपको दिखाते हैं कि आज कहां किस सियासी वीर ने यलगार उठाई है। ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं। राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे, पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। सातवें दौर में अंतिमबाजी के लिए सियासी धुरंधरों ने कमर कस ली है, क्योंकि उन्हें मालूम है यही दौर अंतिम, यही दौर भारी। 57 सीटें, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी जगहों पर सियासतदानों की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस दौर में यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा 13 सीटें हैं, तो केंद्र शासित चंडीगढ़ में सिर्फ 1 सीट है। बिहार में 8 सीटें हैं, तो हिमाचल की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी बड़ी जंग है। नरेंद्र मोदी सरकार पर 7वें चरण की इन तमाम सीटों को न सिर्फ जीतने का दबाव है, बल्कि 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए हारी हुई बाजियों को जीत में बदलने की भी चुनौती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर भी सूख रही सियासी जमीन को हरा भरा करने की अग्नि परीक्षा है। यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों की जंग में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये 13 सीटें हैं कौन सी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। आज पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर एनडीए की कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कुशीनगर, बलिया और चंदौली से समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को घेरा। तो इंडिया गठबंधन से पूर्वांचल के मोर्चे पर गाजीपुर की जमीन से अखिलेश यादव ने ललकार भरी। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है। जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। वाराणसी में मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मैदान में उतरे। नड्डा ने काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया और फिर बुनकर महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के गढ़ को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और भोजपुर में रैलियां की। पटना में तो तेजस्वी यादव ने मोदी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया। आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। तो उनको जवाब देने और बिहार में फिर से अपने प्रदर्शन को पहले से बेहतर करने के लिए एनडीए ने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से जुबानी बांट चलवाए। जब 5 में हम यहाँ पर आए तो कुछ जगह ही जा करके देखे, बहुत नाम मात्र की कम थी, हमको बड़ा खराब लगा। यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार यूपी और बिहार में क्यों दिखा, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन राज्यों के बारे में भी जान लीजिए जहां 7वें चरण के लिए जोरदार प्रचार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के साहिबगंज में राज्य की 3 सीटों के लिए हुंकार भरी, तो प्रियंका गांधी हिमाचल की 4 सीटों पर बाजी मारने के लिए चंबा और चंबी शाहपुर में मैदान संभालते दिखी। 2019 के नतीजों में 6 चरण में बीजेपी को 278 सीटें मिली, इसीलिए बीजेपी 7वें चरण में अपनी सारी ताकत झोंक रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी सारी ताकत झोंक रहा है ताकि सत्ता वापसी की गुंजाइश हो तो 7वां चरण अहम रोल निभाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 7वें चरण में यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटें दांव पर हैं और इनमें से 2019 में एनडीए को 11 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने सभी 13 सीटें जीती थी। इसको आप देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी के लिए पूर्वांचल में बड़ी अग्नि परीक्षा है। 7वें चरण में क्या स्थिति है, जरा ये देख लीजिए। कुल सीटें हैं, ये डेटा आपके सामने है। 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 में हुआ क्या, ये जरा देखिए। 2019 के अंदर हुआ क्या, ये जरा देख लीजिए। 7वें चरण में ये 13 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 11 सीटों पर जीती थी और बीएसपी जो है वो 2 सीटों पर जीती थी इन 13 में से। और इसीलिए ये खास हो जाता है। 2014 में अगर आप जाएंगे तो बीजेपी इन सभी 13 की 13 सीटों पर जीती थी, यानी पिछले चुनाव में थोड़ा सा डेंट बीएसपी ने किया था, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। इसीलिए इस चुनाव में ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अब बिहार में इंडिया गठबंधन क्यों ज्यादा मुखर है, उसके पीछे की कहानी भी समझिए, क्योंकि उसके पीछे 2019 का चुनाव है और चुनाव के आंकड़े भी हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2019 के चुनाव में तब 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने, तो उसकी सहयोगी जेडीयू ने 3 सीटें जीती थी। यानी आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के हाथ इन सभी सीटों पर खाली ही रहे थे। 2019 का यह परिणाम कहता है कि नालंदा, पटना साहिब में बीजेपी, नालंदा में जेडीयू, पाटलिपुत्र में बीजेपी, आरा में बीजेपी, बक्सर में बीजेपी, सासाराम में बीजेपी, काराकाट में बीजेपी और जहानाबाद और काराकाट, इन 2 सीटों पर जेडीयू, यानी कि बीजेपी के संगठन ने ही ये चुनाव जीता था। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर ये चुनाव जीता था और आरजेडी और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया था। ये बताता है कि पिछला चुनाव कितना अलग था और इस चुनाव में क्या अलग कर पाएंगे ये दोनों गठबंधन, ये जरूर देखना पड़ेगा। अब साफ है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सियासी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया है। 7वें चरण के मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में चुनाव प्रचार किया, जहां दोनों ही तरफ से आरोपों के तीर चलाए गए। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों ही दिग्गज नेता माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ में थे। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद के बैचलपुर में जनसभा की, तो अखिलेश गाजीपुर की चुनावी रैली में शामिल थे। जाहिर है का माफिया का था तो मुद्दा भी इससे अलग नहीं हो सकता। सीएम योगी ने मोहम्मदाबाद से सीना ठोकते हुए कहा कि हमने माफियाओं के अंत का जो संकल्प लिया था वो पूरा किया और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है। और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र का मोहम्मदाबाद वही इलाका है जहां के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर लगे थे। और मौजूदा दौर में मुख्तार के भतीजे मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, जबकि मुख्तार के एक और भाई अफजार अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं, जिनके प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे थे। हालांकि यहां वो मुख्तार का नाम लेने से बचते दिखे, मगर अखिलेश और अफजाल एक ही मंच पर मौजूद रहे। गाजीपुर से अखिलेश ने 400 पार के नारे पर बीजेपी को घेरा, तो सीएम योगी ने भी समाजवादी सरकार में माफियाओं के आतंक की याद दिलाते हुए अखिलेश पर पलटवार किया। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे,
ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर, और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी निशाना साधा और दोनों पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जजिया टैक्स, उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो, और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है, और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। साफ है कि पूर्वांचल के इस हिस्से में बीजेपी को 2 एम फैक्टर से पार पाना होगा। पहला मुस्लिम और दूसरा माफिया, क्योंकि पूर्वांचल के 17 जिलों में ये दोनों ही सियासत के समीकरण को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूर्वांचल में इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है और पूर्वांचल में बीजेपी का इतना फोकस क्यों है, दोनों ही सवाल है। इसके पीछे की वजह क्या है? पिछले चुनाव के आंकड़ों को आप देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि दिक्कत आखिर कहां पर है और क्यों इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल में कुछ सीटें बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई। 2019 में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि 3 सीटों पर बहुत ही छोटे अंतर से जीत हासिल हुई थी। और इसको आप समझिए, पूर्वांचल में 2019 का क्या समीकरण रहा था, इसको आप देखिए। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। उम्मीदवार अखिलेश यादव थे। घोसी में बीएसपी प्रत्याशी 1,20,000 वोट से ज्यादा के अंतर से जीत गए थे। गाजीपुर में बीएसपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और बलिया में बीजेपी मात्र 15,000 वोट से जीत पाई थी, यानी कि बहुत ही फंसा हुआ चुनाव था। और वाराणसी से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। भारत की तरक्की को देखकर आजकल पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को भारत से सीख लेने की नसीहत देते रहते हैं, लेकिन जब से पाकिस्तानियों को यह मालूम चला है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, भारत के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ रुपए है, तब से पाकिस्तानी नेताओं की शामत आ गई है। दुनिया भर में अवैध संपत्ति बनाने वाले, विदेशों से मिले उपहारों को बेचकर मुनाफा कमाने वाले पाकिस्तानी नेता अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि जब उनका वजीर आजम मोदी जैसा ईमानदार होगा तभी उनके मुल्क का बेड़ा पार होगा। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। जब से पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के बारे में मालूम चला है, अपने हुक्मरानों पर उनका गुस्सा 4 गुना बढ़ गया है। पाकिस्तानी ये जानकर हैरान है कि 12 साल मुख्यमंत्री और 10 साल भारत जैसे बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी की संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान के नेताओं के मुंह पर थप्पड़ मान रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई नेता किसी राज्य का भी मंत्री बन जाता है तो उसकी 7 पुश्तों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्रधानमंत्री का बैंक बैलेंस पाकिस्तान में वायरल हो गया और पाकिस्तानी नेताओं से इसका कंपेयर भी शुरू हो गया। पाकिस्तान में एक्सपर्ट टॉक शो में खुलकर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, इसीलिए भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार है। इधर पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि हर दूसरे महीने मुल्क पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगता है। पाकिस्तानी मानते हैं मोदी गरीबी से निकले और गरीबों के बारे में सोचने वाले नेता बन गए। पाकिस्तान के नेताओं की दौलत करोड़ों नहीं अरबों खरबों में है। पाकिस्तान में यह चर्चा भी हुई जब मोदी पाकिस्तान में अरबपति नवाज के घर आए होंगे तो उनकी शान शौकत देखकर उन्हें कैसा लगा होगा। फिलहाल पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री की ईमानदारी के कायल हैं और जब वो इसका कंपेयर अपने देश के नेताओं से करते हैं तो उन्हें भारत और पाकिस्तान की आज की स्थिति में अंतर की वजह भी मालूम चल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको समझाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के बारे में जानकर आखिर क्यों पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को ही कोसने में लगे हुए हैं। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारत से 80 गुना कम है, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री की संपत्ति की बात करें तो संपत्ति जरा समझिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 3 करोड़ रुपए है और वहीं शहबाज शरीफ की जो संपत्ति है वो 26 करोड़ रुपए है। इसको आप जरा देख लीजिए और गौर से सुन भी लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का बैंक बैलेंस 80,000 रुपए है और शहबाज शरीफ का 6 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास 61 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान में 2 घर हैं और लंदन में भी उनके पास 2 घर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई निजी वाहन नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक लैंड क्रूजर कार होने की बात बताई है। तो ये इतना सब कुछ है। फिलहाल इतनी संपत्ति की जानकारी शहबाज शरीफ ने दी है, लेकिन पाकिस्तान में पनामा लीक और दुबई लीक्स जैसे खुलासों के बाद नेताओं की विदेश में अवैध संपत्तियों का खुलासा भी होता रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कोलकाता में रोड शो करेंगे। ये रोड शो कल यानी कि 28 मई को कोलकाता में होना है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के रोड शो के करीब 24 घंटे बाद उसी जगह पर ममता बनर्जी भी रोड शो से हुंकार भरेंगी। कौन सी है वो ऐतिहासिक जगह, वो तो हम बताएंगे। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि आखिर एक ही जगह से रोड शो क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। अंतिम चरण, बंगाल की 9 सीटें चुनाव को तैयार है तो कोलकाता की सड़कें भी तैयार हैं। तपिश को खामोश करने के लिए इंद्र देवता भी मेहरबान है और तैयार है पीएम मोदी ममता के गढ़ में रोड शो के लिए। कोलकाता की इसी सड़क पर कल यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए हुंकार भरेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो के लिए कोलकाता की उसी ऐतिहासिक सड़क का चुनाव किया है जहां स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान की अलौकिक अलग गुलजार हुई थी। उनके रोड शो की शुरुआत कोलकाता के श्याम बाजार मोड़ विधान सरणी से होगी और करीब 2 किलोमीटर दूर तक स्वामी विवेकानंद के घर के पास संपन्न होगी। प्रधानमंत्री ठीक इसी जगह से श्याम बाजार मोड़ से रैली शुरू करेंगे और ये रोड शो जाएगा करीब 2 किलोमीटर दूर स्वामी विवेकानंद के घर के सामने तक और वहां पे जाकर प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। कोलकाता में श्याम बाजार इलाके को आध्यात्मिक आंदोलन का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर रोड शो करेंगे, शनिवार को इसी रास्ते पर साधु संतों ने रामकृष्ण मिशन को लेकर ममता की टिप्पणियों पर विरोध प्रदर्शन किया था। अंतिम चरण में बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 2 कोलकाता में ही आती हैं। इन दोनों ही सीटों पर 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी। अब बीजेपी भी इन पर जोर लगा रही है और ममता को भी इस बात का मान है और इसीलिए प्रधानमंत्री के रोड शो के ठीक 24 घंटे बाद ममता बनर्जी भी इसी जगह से रोड शो करेंगी। प्रधानमंत्री के जो रैली है उस रैली के एक दिन बाद ममता बनर्जी भी ठीक इसी जगह से श्याम बाजार मोड़ से लेकर स्वामी विवेकानंद के घर तक 2 किलोमीटर के रास्ते में ममता बनर्जी भी रैली करेंगी और ये राजनीतिक प्रचार एक अलग तूल पकड़ रहा है पश्चिम बंगाल में और आखिरी चरण में आते यहाँ तक पहुँच गया कि जिस जगह पे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे ठीक 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी उसी रास्ते में रोड शो करेंगी। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद ममता बनर्जी के रोड शो को उनकी कॉपी बताया गया तो टीएमसी ने जवाब दिया। पहले से ही ठीक था। 29 में नेताजी सुभाष चंद्र बसु के स्टैचू के सामने से स्वामी विवेकानंद के घर पर ममता जी का रोड शो होगा। 2019 में बंगाल में ममता बनर्जी ने 22 तो बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आई। बीजेपी दावा कर रही है इस बार कि उसके पास 30 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो तृणमूल का दावा है कि बीजेपी हाशिए पर खिसक जाएगी। जंग दिलचस्प है, बाजीगर कौन होगा 4 तारीख के परिणाम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और ये आखिरी चरण बीजेपी और टीएमसी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2019 के जो चुनावी परिणाम हैं उनमें 9 सीटों पर क्या जनता ने
अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्या जनादेश दिया था, उसको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता उत्तर की और कोलकाता दक्षिण की। ये दोनों सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी, कोलकाता दक्षिण भी और कोलकाता उत्तर भी, यानी शहर और शहर के आसपास का हिसाब किताब था वो टीएमसी की तरफ गया था। इसके अलावा बात हम करें कोलकाता उत्तर के बाद, टीएमसी के खाते में लगभग सारी सीटें थी, 9 की 9 सीटें जिन पर चुनाव हो रहा है वो सारी की सारी सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। बीजेपी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ा था। क्या इस चुनाव में हो पाएगा? हम बात करते हैं दमदम की, हम बात करते हैं बारासात की। दमदम बारासात इन दोनों सीटों पर टीएमसी जीती थी। इसी तरह कुछ और सीटें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बात बस्ती राट की करें, बात करें जयनगर की, तो वहां पर भी जीत किसने दर्ज की थी? दोनों जगह टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह मथुरापुर और डायमंड हार्बर में भी, इसी तरह जादवपुर में भी आप देख रहे हैं 9 सीटें हैं। सभी सीटों पर जीत दर्ज किसने की? टीएमसी ने जीत दर्ज की। कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात और इसी तरह जादवपुर तक जो 9 की 9 सीटें हैं वो सीटें टीएमसी ने जीती थी। और अब यही जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के ऊपर और पूरे प्रचार अभियान के ऊपर कि यहां से कितनी सीटें टीएमसी के खाते से निकाल पाते हैं। तो आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के उस खास प्रचार वाहन के बारे में जिसमें प्रधानमंत्री कोलकाता में रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह केसरिया रथ सुरक्षा से लेकर जनसंपर्क तक खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसकी खूबियों के बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2024 के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में कमल का निशान लिए देश के कोने कोने में इसी तरह आपको आजकल लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां पहुंच रहे हैं लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद स्थानीय लोगों को देखने के साथ साथ रोड शो में पहुंचने वाले लोगों के लिए बीजेपी का केसरिया रंग वाला खास प्रचार रथ भी दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केसरिया रंग में सजा प्रधानमंत्री का यह चुनावी रथ कोई सामान्य कार नहीं है, बल्कि ये चुनावी प्रबंधन, जनसंपर्क, क्राउड मैनेजमेंट और किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा के उपायों से लैस एक किले जैसा वाहन है। इस प्रचार रथ को तैयार करने में ईसुजू कंपनी के डी-मैक्स मॉडल कार का उपयोग किया गया। सड़कों पर रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसका इस प्रचार रथ में खास ख्याल रखा गया है। 5 सीटर कार के निचले हिस्से में 25 mm की धातु की प्लेट लगी है, जो इसे बम धमाके से सुरक्षा प्रदान करती है। कार के पीछे की तरफ पीएम मोदी के खड़े होने की जगह दोनों ओर 5-5 mm की बुलेट प्रूफ प्लेटें लगी रहती हैं। कार के भीतर एनएसजी कमांडो और एक अतिरिक्त चालक होता है। जरूरत पड़ने पर कभी कभी कार पर एसपीजी के जवान भी मौजूद रहते हैं। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। एसपीजी की टीम पैदल पूरे रोड शो में चलती है। किसी भी नेता की कोशिश होती है कि वो रोड शो के दौरान लोगों से आई कांटेक्ट करके जनता के साथ आत्मीयता को और ज्यादा मजबूत करे। इस प्रचार रथ में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी के खड़े होने की जगह 6 इंच का एक स्टूल लगा होता है, ताकि उस पर खड़े होने के बाद लोगों के साथ बेहतर तरीके से संपर्क कर सकें। मोदी के अगल बगल में एक और पीछे 4 नेता खड़े हो सकते हैं, जिसमें राज्य के प्रभावशाली नेता और प्रत्याशी मौजूद रहते हैं। कार पर आगे और दोनों तरफ पीएम मोदी का फोटो लगता है। हर रोड शो के बाद इस खास प्रचार रथ को सर्विस के लिए सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही प्रचार रथों से केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में रोड शो किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब जल्दी से आपको प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार रथ का नंबर गेम भी समझा देते हैं, बता देते हैं कि इसमें क्या क्या और खासियत है। वैसे प्रधानमंत्री कार में खड़े होते हैं तो लगभग 11 फीट की ऊंचाई से वो सड़क पर खड़े लोगों के साथ इमारतों के पहली मंजिल पर खड़े लोगों से आई कांटेक्ट कर पाते हैं। इतनी ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो आई कांटेक्ट में उन्हें आसानी होती है। किसी रोड शो से 3 दिन पहले ये कार सुरक्षा के लिए
एनएसजी और एसपीजी जैसी सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में आ जाती है ताकि खतरा किसी प्रकार का ना रहे। प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रचार रथ पर देश के अलग अलग हिस्सों में 80 से ज्यादा रोड शो किए हैं और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने इस कार पर 45 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। सुरक्षा का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है।